हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेवल एकेडमी। मैं रितेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो क्लास अभी कर रहे हैं, हम पिछले क्लास में भी कुछ चीज़ें को आप लोगों को डिस्कस किया था और आज भी हम करेंगे। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, अपने सिलेबस को के मुताबिक क्लास करना है। क्या सिलेबस में है, क्या पढ़ाई होता है, सिलेबस में क्या क्या दिए गई है। सबसे पहले हम हिस्ट्री कर रहे हैं, तो हिस्ट्री में कहाँ से कितना क्वेश्चन एराइज होता है इस पर, और सबसे आप लोग ध्यान रखिए, जो प्रीवियस ईयर देखते रहिए। प्रीवियस ईयर में मतलब कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, किसी स्टेट से है उससे कोई मतलब नहीं होता है। और दूसरा, किसी स्टेट से है मतलब किसी स्टेट, ऑल भारत में जितने भी स्टेट हैं जहाँ हिंदी भाषा चलता है, हिंदी में क्वेश्चन आता है, उसको ध्यान रखना है उसका क्या सिलेबस है। कोई भी एग्जाम, जैसे मान लीजिए आप बिहार के 2-3 एग्जामों को हम बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार के एग्जामों को हम फॉलो करते हैं, तो उसका हम देंगे। झारखंड को भी दे सकते हैं, जिससे झारखंड सीजीएल का एग्जाम हुआ, ठीक है। झारखंड सीजीएल का एग्जाम हुआ तो बच्चे क्या किए, जो सिलेबस देखे नहीं और बिहार के मुताबिक अपना सिलेबस पढ़ के चले गए। उसका सिलेबस अलग है, तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन पढ़े अच्छा है, ये नो डाउट। जो आप पढ़े नहीं है, आपके पास नॉलेज है, लेकिन वहाँ का जो सिलेबस है वो आप कहीं ना कहीं आप उसको छोड़ दिए। और होता क्या है बच्चों में, अभी के बच्चे में, कोई भी बच्चे हैं, हम हो या आप हो, कोई भी हो, हम तो पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग में होता क्या, जो हमको नॉलेज हम किसी को दिखाना है, दोस्त यार को के सामने जमाना है, हमको तो ये आता है। प्राचीन भारत में कहीं से पूछो ना भाई, बता देंगे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में क्या करते हैं हम लोग, उसको याद नहीं रखते हैं और कहते हैं ये तो याद है, आराम से जाएंगे मार देंगे, कुछ नहीं है एग्जाम। और जब हम एग्जाम देते हैं तो क्या होता है, हम दिमाग में लेके आते हैं आज आए 78 क्वेश्चन सही करके आए, और जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि मेरा 60 ही क्वेश्चन है, 18 ईजी क्वेश्चन हम क्या करके गलत करके आए। वो होता कैसे है, हम लोग कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेना है, रहना है। और आपको जो क्लास में पढ़ाया जाता है उस पर क्या करना है, आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ ही सिलेबस के मुताबिक ही आपको पढ़ना है। अब मान लीजिए हम जब पढ़ाएंगे तो हम किसी एक एग्जाम को नहीं, बीपीएससी से शुरू करेंगे और बिहार पुलिस तक, बिहार पुलिस तक जितने भी हैं लो टू अप, हम सारी चीज को डिस्कस करेंगे। और बीपीएससी का मतलब ये नहीं हम मेंस पढ़ा रहे हैं, ये पीटी का क्लास है, ठीक है। वनडे एग्जाम के लिए ये क्लास चलता है और वनडे एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं। मेंस के लिए क्लास आपका चलाया जाएगा, जल्द ही शुरू किया जाएगा। और साथ ही आप लोग को पिछले क्लास में भी बताया और आज भी बता रहे हैं कि डेली करंट अफेयर का आपका क्लास चलता है प्रिंस सर के द्वारा, ठीक है, 4 से 5 बजे। ये क्या कीजिए, आप लोग जरूर देखा कीजिए। ये कहता है किसी भी एग्जाम में आपको करंट अफेयर आपका क्या कहता है, बहुत ही बड़ा योगदान देता है। साथ ही अगर कोई दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक क्लास मैथ का चलता है, आर.के. गुप्ता सर का, ठीक है, 3 से 4। उसमें क्या होता है, मैथ जो आपको होता है, जो सेकेंड पेपर होता है मैथ का, मेंस होता है, उसमें मैथ कम से कम 15 से 20 मैथ रहती है। और क्या करता है, वो मैथ जो होता है आपको क्या करता है, मेरिट बनाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। साथ ही बीएसएससी का आप कर रहे हैं, सीजीएल का कर रहे हैं, या 12 लेवल का कर रहे हैं, या स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं बीएसएससी स्टेनोग्राफर जिला संबंध को, या सचिवालय संबंध, किसी का तैयारी कर रहा है, नो डाउट। तो उसमें क्या करता है, मैथ आपको क्या करता है, मेरिट के लिए आपका बहुत जरूरी हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा आपका काम करता है, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना है, मैथ भी क्लास करना है। और साथ ही आप लोग कोई भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो ये हम नहीं कहेंगे हिस्ट्री पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि क्यों हम हिस्ट्री पर ध्यान दें, जब हमको 100 नंबर का एग्जाम है और हिस्ट्री मान लीजिए हम 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम दिन को उसी तरह से बांटेंगे, जिस 5 भाग में, जिससे हम क्या करें, सोना एक भाग सोने के लिए रखना है, खाना पीना ये सब के लिए, और 4 भाग जो रहेगा उसमें से कुछ ही समय 2 घंटा ही देना है जो हम हिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट को आपको लेके चलना है। और दूसरा चीज़, आप लोगों में स्टूडेंट में बहुत ही बड़ी डिमेरिट अभी हम देखते हैं, आएगा भरेंगे तब फॉर्म आएगा तब तो तैयारी कर लेंगे। वैसे बाबू तैयारी नहीं होती है, तैयारी आपको पहले से करके रखना है। फॉर्म आएगी, हमको क्या करना है, धार देना है। इस पे आप लोगों को एकदम ध्यान रखिए। और जो क्लास चल रहा है उसको क्या कहते हैं, रेगुलर देखिए। और जो क्लास जिस दिन चला उसी दिन आप याद कीजिए, और साथ ही कमेंट कीजिए, भेजिए, सर ये चीज़ नहीं बताया क्लास में, ये नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, हम आपको देंगे। और ठीक है, ये सब ध्यान रखना। हम कल ही आपको बता दिए थे, पाषाण काल में जब हम पढ़ेंगे तो मैप हम आपको देंगे पीपीटी फॉर्म में, लेकिन हम उससे पढ़ाएंगे नहीं। क्योंकि जब हम अगर देखिए 1 लाइनर फॉर्म में आपको पढ़ा चुके हैं और मैप पे हम जब पढ़ाएंगे तो क्या होगा, आप
भी बोर होइएगा और आपका क्लास भी लंबा रहेगा। हम चाहते कम समय में आपका क्या हो, एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो। हम मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग को क्या करें, अच्छा खासा समय लेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री क्या करेंगे, अच्छे से समाप्त करेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री इस तरह समाप्त करेंगे जो आप लोग कहिएगा हाँ रितेश सर पढ़ाए थे, और आप लोग को अच्छी तरह सिखाते चलेंगे। ठीक है, हाँ अभी भी आप क्लास देख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत आपको क्या करना है, मैसेज करना है ग्रुप में। ठीक है, मैसेज करेंगे, हम लोग का जो जितने भी मेंबर है वो आपको ध्यान देंगे। अगर वो लोग कुछ नहीं कर पाते तो हम भी डेली शाम को देखते हैं, तो आप लोग का क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन देंगे। किसी चीज़ का प्रॉब्लम हो, जैसे पुस्तक की रिकॉर्डिंग हो गया, सर इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, ये सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका हिस्ट्री से या किसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन हो आप हम लोग पूछिए। ठीक है, और साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, ठीक, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा, हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सके और आपको पढ़ा सके। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्लास की ओर। हम लोगों ने जब पढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं मानव द्वारा प्रयुक्त किया गया मनुष्य, जो हम लोग जो सर्वप्रथम किस अनाज को यूज किए थे, जौ को। किसका किए थे, जौ को। ये जो है हम सिर्फ भारतीय स्तर पर नहीं, वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड में सर्वप्रथम जौ का यूज किया गया था। उसके बाद भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है, कलिंगन को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, अलेक्जेंडर कलिंगन को क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। जब हम सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे तो 1921 में एक व्यक्ति आएंगे, ठीक है, जिनको हम लोग कहते हैं जॉन मार्शल। ठीक है, ये व्यक्ति जब आएंगे तो ये व्यक्तियों ने क्या किया है, भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में क्रांति ला दिए थे। इनके बारे में हम जब सैंधव सभ्यता पढ़ेंगे तो इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, लेकिन पूछता है भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है। ये जो पीपीटी है ये आपको पूरा पाषाण काल का है, ये आप लोगों को देख लेना है। ठीक, आज जो हम पढ़ेंगे कुछ जो पूरा पाषाण काल में कुछ चीजें थे उनके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही सैंधव सभ्यता। आज हम नया चैप्टर, एक चैप्टर होगा सैंधव सभ्यता। या सिंधु घाटी सभ्यता लिखिए ना सीधा। ठीक है, सॉरी, सैंधव सभ्यता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें हम जब पढ़ेंगे तो ये जो पीपीटी दी गई है इसमें सैंधव सभ्यता के जितने भी स्थल हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे, साथ ही कुछ चीज़ों को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम सैंधव सभ्यता शुरू करेंगे, तो हम शुरू करते हैं। ये पीपीटी थोड़ी हमको लगती है उल्टी हो गई है। ठीक है, पहले हम लोग को सैंधव सभ्यता शुरू करना था, तो ये आ गई है। हाँ, ये यहाँ से सैंधव सभ्यता शुरू होती है। ठीक है, अब हम जब सैंधव सभ्यता सबसे पहले पढ़ेंगे, इसका नाम, सैंधव सभ्यता ही नाम इसका क्यों पड़ा, ये आप बता सकते हैं। आप बताइए, जवाब दीजिएगा, सैंधव सभ्यता हम क्यों कहते हैं। सर आप लोग ध्यान देते होइएगा, पुरातत्व विभाग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। पुरातत्व विभाग में जो जिस स्थल से सर्वप्रथम जिस स्थल की खोज की जाती है उसके नाम पर इसका नाम रखा जाता है, कह सकते हैं। तो सबसे पहले खोजा गया था 1921 ईस्वी में, किसका, हड़प्पा का। हड़प्पा का खोज किया गया था। तो हम लोग क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, सैंधव सभ्यता क्यों कहते हैं, सैंधव सभ्यता इसलिए कही जाती है, हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी, लेकिन जो सर्वप्रथम खोज किया गया था सिंधु घाटी के, सिंधु नदी के तट पर किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, सैंधव सभ्यता रखा गया। ठीक है, उसके बाद कुछ समय के बाद हम लोग देखते हैं जो सरस्वती नदी के सहायक नदी घग्गर और हकरा, ये नदियां, इसके तट पे भी क्या किया गया, बहुत सारा स्थलों की खोज की गई थी। तो बाद में इसका नाम क्या रखा गया, सरस्वती सैंधव सभ्यता रखा गया। ठीक है, ये ध्यान रखें, 3 हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, ठीक है, और सरस्वती सैंधव सभ्यता, ये 3 नाम आ गया। ठीक, बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने सिंधु सभ्यता के किसी और नाम से जाना, और जैसे किन्होंने कुछ कहा। ये सभ्यता जब हम पढ़ते हैं तो इसके साथ हम 2-3 सभ्यता के बारे में देखते हैं। सबसे पहले एक मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। ठीक है, 3 सभ्यता आ जाती है। जब हम चीन की सभ्यता देखते हैं, सॉरी चीन की सभ्यता नहीं, मिस्र की सभ्यता देखते हैं, तो मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पे है, तो आप लोग देखते हैं नील नदी के तट पे मिस्र की सभ्यता की विकास हुई थी। और मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु सभ्यता, ये सब एक ही काल की सभ्यता है। ठीक है,
जब आते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता में, तो ये हो जाती है दर्जला और फरात नदी के तट पे बसी हुई सभ्यता के रूप में हम लोग देखते हैं। ठीक है, जब चीन पे आते हैं तो होता है हांगहो, यांगसी नदी के तट पे यह सभ्यता का विकास हो गया। और भारत जब आते हैं तब क्या हो जाता है, गंगा सिंधु और सरस्वती नदी के तट पर बसी हुई रावी नदी के है, और जैसे दायमाबाद हो गया, गोदावरी नदी, प्रयागराज की गोदावरी नदी जो प्रयागराज है वो गोदावरी की सहायक नदी, वो देख लेते हैं। उसके बाद बहुत सारे स्थल मिले हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में देखते हैं, मांडा देखते हैं, वो चिनाब नदी के तट पर है, तो ये सब भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं क्या, सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता का नाम, ठीक है, जॉन मार्शल, हम क्या बोले थे 1921 में इन्हें क्या बनाया गया, भारत का पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले 2-3 जो उस समय के हमारे जो अंग्रेज थे और पुरातत्व विभाग के सदस्य थे, उन्होंने एक आए थे 1826 ईस्वी में, मैसॉन नाम के व्यक्ति थे, और 2 भाई थे, जॉन और विलियम, ये 1856 में। ठीक, 2 व्यक्ति आते हैं, इन्होंने ही सर्वप्रथम हड़प्पा की सभ्यता के बारे में जानकारी मिला और बताया, लेकिन इन्होंने इस पे कोई काम नहीं किया, सिर्फ इन्होंने देखा और आम मनुष्यों को इसके बारे में पता चला। जब ये 2 भाई आए, जॉन बटन और विलियम बटन, इन्होंने क्या किया था, लाहौर से कराची के बीच जो सड़क मार्ग थी, रेल मार्ग की इन्होंने निर्माण करवाई थी, तो उसमें सिंधु सभ्यता की ईंटों का यूज किया था, इसलिए इनके समय में कुछ कुछ जानकारियां मिली। उसके बाद हमारे आ गए जॉन महोदय, इन्होंने इनके आते ही क्या किया गया, सैंधव सभ्यता के काल में क्रांति ला दी है। क्रांति लाने का मतलब हुआ ये आए दयाराम साहनी जी को, ठीक है, राखालदास बनर्जी जी को, सबको इन्होंने एक एक साइड पर भेजा और एक एक साइड पर काम करवाना शुरू किया। ठीक है, तो आपको पता है 1921 में हड़प्पा का और 1922 में क्या मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। ठीक है, तो खोज तो की गई थी, लेकिन विधिवत रूप से 1924 में इन्होंने क्या कहा, जो हमने क्या किया था, एक सभ्यता की खोज की है और जिसका 2 स्थल, एक हड़प्पा एक मोहनजोदड़ो की जानकारी हमें दिया था। अब आते हैं इसके नाम के बारे में। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस संस्कृति को सैंधव सभ्यता पुकारा था। ठीक है, सैंधव सभ्यता पुकारा, और इनकी एक पुस्तक थी, मोहनजोदड़ो एंड द इंडीज सिविलाइजेशन। इंडीज सिविलाइजेशन ये पुस्तक है इनकी, मोहनजोदड़ो एंड द इंडीज सिविलाइजेशन। इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया था, सैंधव सभ्यता नाम से इन्होंने लिखा था। उसके बाद आते हैं मार्टिन व्हीलर, इन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता कहा था। इन्होंने सर्वप्रथम क्या कहा था, हड़प्पा सभ्यता कहा था। और आपको हम पहले बता चुके हैं, पुरातत्व विभाग का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, जो स्थल सर्वप्रथम मिलता है उसके नाम पे सभ्यता का नाम रखा जाता है। ठीक, एक होते हैं आर मुगल। ठीक, इन्होंने क्या कहा था, इसको बृहद सिंधु घाटी सभ्यता कहा था। कारण है कि सिंधु घाटी के बाद भी भारत में या पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में बहुत सारी नदियों के तट पर इस सभ्यता की खोज की गई थी, इसलिए इन्होंने क्या जोड़ दिया, बृहद शब्द जोड़ दिया। ठीक है, सैंधव सभ्यता का सर्वाधिक जो खोज की गई थी उस सरस्वती नदी घाटी में, या हम बताए थे उसके घग्गर और हाकड़ा नदी के किनारे मिला है, इसलिए कुछ विद्वानों ने इसे सरस्वती और सैंधव सभ्यता भी कहा, हम पीछे ही बता चुके थे। उसके बाद गार्डनर चाइल्ड ने सिंधु सभ्यता को सर्वप्रथम नगरीय क्रांति कहा था, याद रखना। ठीक है, गार्डन चाइल्ड ने इसको क्या कहा था, प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से बोला था। और पूछ देता है, गार्डनर चाइल्ड जो है कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है, और कब कहा इन्होंने, 1950 में कहा था। इसकी अवधि कार्बन डेटिंग से जब देखते हैं तो कितना, 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व कहलाती है, और इसकी खोज रेडियो डेटिंग द्वारा बताया गया था। साथ ही आप अभी के इतिहास में जब पढ़ते हैं तो रोमिला थापर के बारे में जानते हैं, अग्रवाल के बारे में जानते हैं। इन दोनों ने भी क्या कहा था, उन दोनों का भी ईस्वी यही है, कार्बन डेटिंग से पहले भी उन्होंने ये बताया था, इसका जो काल है 2350 से लेकर 1750। रोमिला थापर जो है इतिहास के बहुत ही बड़ा विद्वान है, उन्होंने भी कहा था। ठीक है, ये देख लिए। अब हम लोग आगे आते हैं, इसकी जितने भी स्थल हैं, कहाँ कहाँ कौन सी स्थल है और किस किस स्थल के बारे में हम लोग देखेंगे। उत्तर में हिंदू कुश पर्वत से पीछे, हिंदू कुश पर्वत से उत्तर में 2 स्थान हैं। ठीक है, एक मुंडीगाक, एक है सुरत गवई।
ठीक है, ये दो स्थल है जो है सुरतगोई और मुंडीगाग। ये सुरतगोई घई, गई होता है, कहीं घई भी लिखा था, कहीं गोई भी लिखा था, उसको कोई दिक्कत नहीं। हिंदू कुश पर्वत से उत्तर दिशा में है। ठीक है, ये सब जो है उस समय के इतिहास के मुताबिक उच्चारण है, थोड़ा थोड़ा उच्चारण में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये दो स्थल हैं। अफगानिस्तान में मात्र 2 ही स्थल है। पाकिस्तान में मेरे हिसाब से आप लोगों को 450 के से ऊपर स्थल हैं, और जब भारत में आते हैं तो 987 स्थल हैं के लगभग हैं। ये समय के साथ बदलते रहते हैं, कम बेसी होते रहते हैं, वो आप लोग ध्यान रखना है। लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। स्वतंत्र भारत से पहले सर्वाधिक स्थल सिंधु नदी के तट पर खोजी गई थी, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद सबसे ज्यादा स्थल कहाँ मिला था? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में स्वतंत्र भारत के बाद सब सर्वाधिक स्थल, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक स्थल कहाँ मिला है? भारत में, गुजरात में मिला है। गुजरात में धड़ल्ले आप सब दिखेगा। और उसके बाद साथ ही हम सिंधु घाटी के सभी साइटों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट साइट है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें धौलावीरा, कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो हो गया, चंदुद्रो हो गया, हड़प्पा हो गया, राखी गढ़ी हो गई, बनवाली हो गई। जो यहाँ से जो क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी सारे साइट का आपको क्या होगा, एक अथी PDF फॉर्म में आपको दिया गया है, वो आपको क्या है ना, आपको अगर याद करना है तो देख सकते हैं, लेकिन सभी जगह से नहीं पूछी जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं पाकिस्तान से सुतकांडीडोर। ये आपको पता है, ये सबसे पश्चिमी स्थल है, ये सिंधु सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थल है, और ये दोनों जो है सबसे उत्तरी स्थल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सुताकोट, उसके बाद आता है बालाकोट। ठीक है, कोट, डीजी, ये सब जो आता है जो सिंधु घाटी के बगल में आता है। ये जो तीनों क्षेत्र है कहाँ पड़ती है? बलूचिस्तान में पड़ती है। उसके बाद आते हैं मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये होता है कोट डीजी, आमड़ी, चंदुद्रो और चंदुद्रो। ये जो 4 साइट है ये कहाँ पड़ता है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। ठीक है, और हड़प्पा जो पड़ता है वो पंजाब प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब आते हैं भारत के साइड में। भारत में हर राज्य के बारे में देखेंगे। राज्य के बारे में हम जब देखेंगे तो हरियाणा देखेंगे। हरियाणा में सबसे पहले राखी गढ़ी, कुनाल, वनवाली, वालू। ठीक है, ये हम लोग मेनली पढ़ेंगे ये 2 साइट के बारे में। कुनाल से चांदी की मुकुट मिली, इसलिए हम लोग देख लिए। ठीक है, अब आते हैं राजस्थान, कालीबंगा, बालाथाल। ये देखना, बालाथाल के बारे में नहीं, कालीबंगा के बारे में सिर्फ देखेंगे। पंजाब से रोपर, अवारा और चाक, ये 3 स्थलें हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं जम्मू कश्मीर से एक ही स्थल है चिनाब नदी के तट पर, मांडा। इसके बारे में देखेंगे। ये भारत में सबसे उत्तरी स्थल मानी जाती है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद आते हैं यूपी, आलमगीरपुर, ये जो होता है सबसे पूर्वी स्थल है। और उसके मांडी, ये मांडा है, ये मांडी है, दोनों याद रखना है, ये याद रखना है। गुजरात के धौलावीरा, सुरकोड्डा, देसलपुर, रंगपुर, लोथर, प्रभास पाटन। ठीक है, और रोजदी, याद रखना है। महाराष्ट्र में एक दायमाबाद है, ये प्रवरा नदी जो किसका सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है, इसके तट पे दिया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी चौहदी देखते हैं। ये कैसी है? त्रिभुजाकार है। इसकी स्थलों को जो पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकार है कैसे? त्रिभुजाकार है। ठीक है, इस रूप में भी देखेंगे। और आगे जो आप देखिएगा उसमें क्या हुआ, एक आपको डिजाइन के रूप में दिया गया है, वो भी आपको क्या कहते हैं, उसको मतलब मैप के रूप में भी दिया गया है। ठीक है, हम सबसे पहले आते हैं उत्तर दक्षिणी स्थल। जब हम अफगानिस्तान के दोनों स्थलों को ले लेते हैं, एक स्थलों को, ठीक है, तो ये भी दूरी क्या आ जाता है? 1600 किलोमीटर के लमसम हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, लेकिन हम लोग अफगानिस्तान को नहीं लेते हैं, तो याद रखना है जो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है, मांडा से लेके मतलब जम्मू कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक की जो विस्तार है वो कितना किलोमीटर है? 1400 किलोमीटर। और पाकिस्तान जो बलूचिस्तान से लेकर और उत्तर प्रदेश की जो विस्तार है वो 1600 किलोमीटर है। ये 2 पॉइंट हो गए, ये ध्यान रखना। साथ ही मांडा जो है किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, और इसका जो किस जिला में पड़ती है? नखनूर जिला में जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ठीक है, ये हो गया आपको कौन सी? उत्तरी स्थल, सिंधु सभ्यता की उत्तरी स्थल हम लोग देखें। ठीक, अब आते हैं दक्षिणी स्थल। ये दायमाबाद, ठीक है, प्रवरा नदी के किनारे, जिसको गोदावरी की सहायक नदी है, महाराष्ट्र।
के किस जिले में है? अहमदनगर जिले में है ये स्थल। ठीक है, उसके बाद आते हैं पूर्वी। हाँ, ये चीज़ आप लोग जानते हैं ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ध्यान रखिएगा, पूर्वी जिला है, पूर्वी क्षेत्र है ये पूर्वी। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी जो है किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश। और जिला कौन सा आ जाता है? मेरठ जिला में पड़ता है। उसके बाद आते हैं सुतकांडी डोर। ये जो होता है दासत नदी के किनारे, पाकिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में इसका क्षेत्र पड़ता है। ये हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे। सिंधु सभ्यता में बहुत सारे स्थलों, बहुत सारे चीज़ें की खोज की गई थी। और होता क्या है, जैसे गोदीबारा देख लेते हैं, या एक सिंह वाले देवता का देखते हैं, सूती कपड़ा देखते हैं। तो ये होता क्या है, ये 2-3 स्थलों से इसकी प्राप्ति हुई है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेंगे किस चीज़ का। सबसे पहले देखते हैं गर्तावास। गर्तावास की खोज कुनाल, वर्षाना से हुई है। अन्नागार। अन्नागार जो हम देखते हैं तो मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है और हड़प्पा की जो अन्नागार है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बृहत अन्नागार की खोज हुई थी। और एक सिंह वाले देवता के बारे में हम देखेंगे तो कोट डीजी, यहाँ मृतभांड पे जो है एक सिंह वाले देवता का चित्रण किया गया था। उसके बाद पादरी जब देखते हैं, पादरी में जो बर्तन मिली थी उसमें एक सिंह वाले देवता का चित्रण किया गया था। और कालीबंगा में जो है मृग पट्टिका जो मिली है उसमें क्या क्या है, एक सिंह वाले जो जंतु है देवताओं का क्या किया गया, चित्रण किया गया। उसके बाद लकड़ी के ताबूत। लकड़ी का ताबूत जो मिला है सर्वप्रथम हड़प्पा में मिला है। इसमें लकड़ी के ताबूत में बताता है जो कॉफिन होता है उससे पता चलता है क्या, जो विदेशी लोगों जो यहाँ आके मरे हैं उसको क्या क्या लकड़ी के ताबूत में क्या दफनाया गया, इसकी जानकारी हमें मिलती है। और राखी गढ़ी से क्या मिला है, हल का जो चित्र अथी मिला है, साक्ष्य मिला है, राखी गढ़ी से मिला है। मिट्टी के बर्तन का निर्माण के लिए भट्ठी। तो होता था उस समय जो मिट्टी के बर्तन हर जगह से मिली है, बहुत जगह से मिली है, लेकिन भट्टियों का निर्माण हमने उसके बर्तन बनाने के जो भट्टियाँ हैं उसका कहाँ कहाँ हमको साक्ष्य मिला है, हड़प्पा से मिला है और मोहनजोदड़ो से मिला है और चंद्रहुदड़ो से मिला है। ठीक है, ये तीनों स्थल कहाँ है, पाकिस्तान में पड़ती है। सूती कपड़े, हमें सूती कपड़े के जो साक्ष्य मिला है वो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से मिला है। ये आपको क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है। कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से मिला है। जूते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है वो कालीबंगा से मिला है। और एक अफगानिस्तान की स्थल है सुरतघई, यहाँ से हमको प्राप्त हुआ है। और उसके बाद हल का टेरिकोटा जो मॉडल होता है, ये मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ बस चीज़ को जब उसको आग में पका दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, टेरिकोटा कहते हैं। वो कहाँ से मिला है, वनवाली से मिला है। उसको मनका का साक्ष्य सबसे जगह से मिला, पैसा के साक्ष्य हर जगह से मिला, लेकिन उसका कारखाने का साक्ष्य जो मिला है हमको कहाँ से मिला, चंद्रहुदड़ो से मिला और लोथल से मिला है। और एक साथ 2 किस्म के जो फसल का जो उपज जाने का साक्ष्य जो मिला है कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा नाम से ही होती है, काली चूड़ी के नाम से हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं युग्म समाधान। समाधान जो होता है मतलब एक साथ 2 मनुष्यों को जो दफनाने का साक्ष्य जो मिला है लोथल और कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला, लोथल और कालीबंगा से मिला है। ये जो युग्म समाधान है इसको कहीं कहीं आप माता पिता का शव के बारे में जानता है और या प्रेमी युगल के रूप में जाना जाता है। और किलाबंदी, कहाँ कहाँ किलाबंदी का मिला है और कहाँ नहीं मिला है, तो हर स्थल पे किला का साक्ष्य मिला है, लेकिन चंद्रहुदड़ो से हमको क्या मिला, किलाबंदी का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, और किला का प्राचीर का साक्ष्य हमको मिला है, कोट डीजी से मिला है, कालीबंगा से मिला है, बनवाली से मिला है। ठीक है, रहमान डेरी से इसकी साक्ष्य मिली है, किसका, किला का साक्ष्य मिला है। अग्निकुंड का जो साक्ष्य मिला है 2 तरह से मिला है, एक हर घर में अग्निकुंड का मतलब, और एक जो सामूहिक रूप से मिला है। जो सामूहिक रूप से जो मिला है वो कालीबंगा और बनवाली में मिला है इसका साक्ष्य। और कालीबंगा, लोथल, बनवाली, राखी गढ़ी में क्या मिला, हर घर में अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। सड़क निर्माण की जो ग्रेड पद्धति थी उसका जो साक्ष्य मिला है रहमान टेरी से मिला है। और बंदरगाह जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोदीबारा कहते हैं, उसका यह विश्व का प्राचीनतम गोदीबारा है वो लोथल और बालाकोट से मिला है। लोथल जो साक्ष्य मिला है वो विश्व का प्राचीनतम गोदीबारा यह कहा जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने सिर्फ सिंधु सभ्यता का विस्तार के बारे में हम लोगों ने देखा था, जो बोले थे आगे मैप के रूप में देखेंगे। तो जम्मू कश्मीर में किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे, जिला क्या है, नखनूर जिला। और इसकी खोज कब की गई थी, 1992 में। इसके खोजकर्ता कौन है, मधुबाला ने खोज किया था। ठीक है, यहाँ का मिला मृतभांड का की साक्ष्य मिली है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं दक्षिणी
दक्षिणी में आ जाते हैं यहाँ दायमाबाद, अहमदनगर जिला, नदी प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में, और गोदावरी। और यहाँ जो मिला है तांबे का रथ मिला, और मनुष्य का क्या मिला, शवाधान मिला है। मनुष्य का क्या मिला, शवाधान मिला है। उसके बाद आ जाते हैं पूर्वी सीमा, हिंडा नदी के किनारे, आलमगीरपुर, मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश। और यहाँ ये इसकी खोजकर्ता कौन है, इसकी खोजकर्ता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा है। इसके खोजकर्ता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा है। और उसके बाद आ जाते हैं पश्चिमी सीमा, ये जो होता है मार्क एस्टाइन के द्वारा, और इन्होंने मोहर और दुर्ग की खोज की थी। और सितकांदी डोर किस नदी के किनारे, दासक नदी के किनारे, दासक नदी के किनारे, या कहीं कहीं आपको देगा दासक नदी के किनारे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये जो लिखा हुआ, ये धौलावीरा में जो गेट होता है, गेट पे ये लिखा गया 10 अक्षरों से लिखा गया। और इसमें कहा जाता है जो इसमें लिखा गया है धौलावीरा में आपका स्वागत है, ये सूचना पटल है। ठीक है, और धौलावीरा से जो मिला हमें उत्तम किस्म के जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। ये कुछ चीज़ें हैं उस समय सिंधु सभ्यता के समय में जो बहुत सारी चीज़ें थी जो आयात की जाती थी या निर्यात की जाती थी। तो कौन सी वस्तु कहाँ से आयात की जाती थी, सिंधु सभ्यता में आती थी, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। टीन कहाँ से आती थी, अफगानिस्तान और ईरान से। टीन कहाँ से आती थी, ये वीवीआई हो जाती है, इसको क्या करना है, याद कर लेना है, ये बार बार पूछा जाता है। टीन कहाँ से आती थी, अफगानिस्तान ईरान से आती थी। तांबा खेतरी राजस्थान या बलूचिस्तान से आती थी। कहाँ से, खेतरी राजस्थान या बलूचिस्तान से आती थी। चांदी जो होता है ईरान अफगानिस्तान से आती थी। चांदी कहाँ से आती थी, ईरान अफगानिस्तान से। और सोना सिर्फ अफगानिस्तान से। सोना कहाँ से आती थी, अफगानिस्तान से आती थी। लाजवंत आप लोग देखते होइएगा, लाजवंत अंगूठी के रूप में पहनता है, वो मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से आती थी। सेलखड़ी जो होती थी ये बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से आती थी। नील रथ जो आती थी ये अफगानिस्तान से आती थी। और नीलमणि महाराष्ट्र दक्षिण भारत से आती थी। ठीक है, इसमें से हम सबको नहीं याद रखना, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको याद रखना। ठीक है, आपको याद रखना है, टीन याद रखना है, तांबा याद रखना है, सोना याद रखना है। ठीक है, उसके बाद शीशा याद रखना है। ठीक है, सिलखड़ी याद रखना है और लाजवंत याद रखना है। बाकी सब के बारे में आपको क्या करना, याद नहीं रखना, देख लेना है। हरितमणि का जो मिला है दक्षिण एशिया से प्राप्त होती थी। शंख या कौड़ी आप देखते होइएगा, शादी के बाद कौड़ी खेला जाता है या मृत्यु के समय 5 कौड़ियों को किया जाता है, वो दक्षिण भारत से मिला है। ठीक है, शीशे का ईरान अफगानिस्तान और राजस्थान। शीशा वीवीआई हो जाता है, ये याद रखिएगा। शीशा कहाँ से आते थे, ईरान अफगानिस्तान और राजस्थान से आती थी। और शिलाजीत जो होता है हिमालय क्षेत्र से आती थी। ठीक है, शिलाजीत क्या होता है, शक्तिवर्धक के रूप में काम करता है। इसको याद रखना है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। उस समय का हम लोग जितने भी शवाधान देखे हैं, तो कहाँ आपको आंशिक शवाधान मिला है, कहाँ पूर्ण शवाधान मिला है, कहाँ दफनाया जाता था, कहाँ जलाया जाता था, कहाँ किस स्थल पे दक्षिणी क्षेत्र में कहाँ उत्तर दक्षिण सिर करके रखा जाता था, कहाँ पूर्व पश्चिम रखा जाता, और कहाँ जो अभी तक उस स्थल मतलब उत्तरी क्षेत्र के स्थलों को हमको क्या मिला, अभी तक समाधान मिला ही नहीं। उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र में यहाँ का जो समाधान है अज्ञात है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। पश्चिमी भारत में जो होता है पूर्ण रूप से जलाया जाता था। पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान का साक्ष्य मिलता है। और दक्षिण भारत में क्या मिलता है, दक्षिण भारत में जब पश्चिमी साइड जाइएगा तो वहाँ क्या है, उत्तर दक्षिण सिर करके इसको दफनाया जाता था। सिर उत्तर की ओर रहता था और पांव दक्षिण की ओर रहता था। और जब पूर्वी साइड जाना है तो उसमें सिर किस ओर रहता था, पूरब की ओर, और पैर जो होता था पश्चिम की ओर रहता था। ठीक है, आज का क्लास हम इतना ही रखेंगे। और कल जो हम क्लास देखेंगे इसके जितने भी इंपॉर्टेंट स्थल हैं, किस स्थल से क्या क्या मिली, किस नदी के किनारे है, उसकी खोज कब की गई और खोजकर्ता कौन है, ये देखेंगे। और कल साथ ही हम लगता है महाजनपद के बारे में भी हम क्या करेंगे, कल देखेंगे। कल सिंधु सभ्यता की सेकेंड क्लास और महाजनपद की फर्स्ट क्लास होगी। ठीक है, क्योंकि महाजनपद से भी पूछी जाती है बिहार में कितनी महाजनपद है, यूपी में कितनी महाजनपद है, दक्षिण भारत की कौन सी महाजनपद है, इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, ये सब देखना है। और जो भी आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो क्या करना है, आपको मैसेज करना है। ठीक है, और ध्यान रखना है। और क्या कहता है, चैनल को सब्सक्राइब करना रहना, बेल आइकन दबाना है, और चैनल को क्या करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।